हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्रशासन को देखेंगे और लोक प्रशासन के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। और इसमें हम आपको पूरे लोक प्रशासन का ही एक दर्शन करा देंगे, ओवरव्यू करा देंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी बन जाएगी और आप समझ जाएंगे कैसे क्या पढ़ना है। हम इसके बेस का काम करेंगे, ठीक है। और फिर सारे टॉपिक्स उस बेस के आधार पर यानी कि उस बेस पर लगाते चले जाएंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और फैक्ट है दोनों हमें मिल जाए। ओके। तो लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है। आप जानते हैं कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत व्यापक है। इसी का एक पहलू लोक प्रशासन है, ठीक है। इसलिए लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें प्रशासन को समझना होगा कि प्रशासन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके शब्द के अर्थ से हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्रियर, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना या प्रबंधित करना, अर्थात सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना। भाई एक सर्विस प्रदान करना। और वो सर्विस कैसी होगी? पॉजिटिव सर्विस, निगेटिव सर्विस नहीं है। निगेटिव सर्विस तो चोर लोग करते हैं भाई। जो चोर होता है या फिर कोई ऐसा नकारात्मक कार्य करे, वो भी तो सेवा कर रहा है अपने जिसके लिए वो चुराता होगा, तो वो सेवा हुआ। लेकिन ये वाला सेवा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके। प्रबंधित करना, सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना, ठीक है। वो भी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव तो चोर भी प्रबंधन करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में इसको हम समझेंगे। दूसरी भाषा में लोगों की देखभाल करना, कार्यों की व्यवस्था करना ही प्रशासन है, ठीक है। प्रशासन को हम इस अर्थ में समझते हैं। भाई प्रशासन आपके हर एक जगह विद्यमान है। आप खुद ही एक प्रशासक होंगे। आप जहाँ बैठे होंगे, आप अपने जो है बुक्स को या फिर जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं उसको एक व्यवस्थित करते हैं, उसका उसका प्रबंधन करते हैं आप, ठीक है। प्रबंधित करते हैं और किसी की सेवा भी करते होंगे। तो ये क्या है? ये प्रशासन का ही एक रूप है। भाई लोगों की देखभाल करना, कार्यों की व्यवस्था करना। कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका व्यवस्था तो करते होंगे, तो ये प्रशासन हुआ ना, ठीक है। तो प्रशासन जो है ये हिंदी के प्रा उपसर्ग पूर्व सास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रूप से कार्य करना। उत्कृष्ट तरीके से, निकृष्ट तरीके से नहीं, उत्कृष्ट तरीके से कार्य करना। वास्तविक अर्थों में निर्देश या आदेश देना ही क्या है? प्रशासन है। और यह अर्थ कब प्रचलित था? वैदिक काल में। वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, आप जानते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ विधान होते थे, पूजा पाठ हुआ करता था। तो उसमें जो यज्ञकर्ता थे, ऋत्विक थे, ये सब आदेश निर्देश देते थे कि किस प्रकार हम उस यज्ञ को प्रबंधित करें, ठीक है। उस यज्ञ का प्रबंधन करें और उस प्रबंधन के माध्यम से, उस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि यज्ञ करने का जो उद्देश्य होता था वो मानव कल्याण होता था। तो मानव का कल्याण करना, सेवा करना, बात तो एक ही है। तो इसलिए प्रशासन का अर्थ इस अर्थ में उस समय प्रचलित था। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रशासन क्या है। प्रशासन मतलब सेवा करना, सिंपल सी बात है। प्रबंधित करना, किसी भी मामले का प्रबंधन करना या लोगों की देखभाल करना, जो भी आप समझें, ठीक है। और यह तो आपके जीवन में भी होगा। आप अपने आप को प्रबंधित करते होंगे, अपने जितने भी कार्य हैं उनको भी प्रबंधित करते होंगे। तो अगर हम उसको अच्छे से या फिर एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में बोले तो वो प्रशासन ही है। लेकिन हम बोलते नहीं, ऐसा है ना। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई? प्रशासन कब आया या फिर कब मानव को लगा कि यार प्रशासन भी है कोई चीज़, है ना। या इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब जब से मानव ने सामूहिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। अब कब से रहना, मतलब कि कब से उसने सामूहिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ करा? तो आप जानते हैं कि भाई आदिम समाज था।
आदिम समाज में भाई पाषाण काल आप पढ़े होंगे, तो आदिम समाज था, उसमें मनुष्य जो है घूम फिर कर ऐसे ही प्रकृति की गोद में घूम फिर कर अपने जीवन को व्यवस्थित करता था, जीवन जीता था, जानवरों को मार के खाता था, घास फूस खाता था, इस प्रकार के क्रियाकलाप वो करता था। लेकिन उसे प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। भाई एक बड़ा जानवर है, मान लो ये बड़ा जानवर है, एक व्यक्ति नहीं मार सकता था, इसलिए कई सारे लोग मिलकर उसे मारना प्रारंभ कर दिए। और इस तरह धीरे धीरे क्या होने लगा, एक समूह बनने लगा, एक अ, एक प्रकार से कबीला बनने लगा भाई। तो फिर जब कबीला बनने लगा तो कई सारे लोग एक साथ रहने लगे। जब कई सारे लोग एक साथ रहेंगे भाई, कई सारे लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, लोगों में झगड़े लड़ाई होंगे भाई। लोग, जो मनुष्य का व्यवहार है वो थोड़ा स्वार्थी टाइप का है, वो अपने हित को ज़्यादा देखना चाहता है, यही तो है। और वो चाहता है कि सारी वस्तुएं हमें ही मिलती रहें। और क्योंकि उस समय मनुष्य बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, इसलिए जब उसमें संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ उसके अंतर्गत, तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। एक मनुष्य दूसरे को मारता, दूसरा इसको मारता, इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा अव्यवस्था जैसा होने लगा था। इसी कारण इस झगड़ा को सुलझाने के लिए और इसमें इस समुदाय में अपराध को रोकने के लिए और इस अपराध के स्थान पर शांति को बनाने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाने के लिए उस समय प्रशासन की आवश्यकता पड़ी और प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समय के मनुष्य को नहीं पता था कि हम प्रशासन है ये। उसने तो कहा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको सल्यूशन करेगा इस प्रॉब्लम को। उसने कुछ एक व्यक्ति को प्रमुख बना दिया और कुछ को उसका सहयोगी, ठीक है। और ये क्या करने लगे, ये एक ग्रुप बन गया और ये ग्रुप जो हो मतलब कि करने लगा, क्या करने लगा, ये जा जाकर जहाँ भी समूह हुआ करते थे, मतलब कि उसी समूह में या फिर कोई और अगल बगल समूह होते थे, तो उनमें शांति व्यवस्था को बनाता था, झगड़े सुलझाता था, अपराध रोकता था। इस प्रकार के कार्य ये समूह करता था। इस कारण क्या हुआ, लोक प्रशासन का प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। अभी लोक प्रशासन नहीं आया है, अभी हम समझेंगे। एक्चुअली में ये लोक प्रशासन ही है, क्योंकि लोगों के लिए कार्य हो रहा है, ये लोक प्रशासन ही है। लेकिन उस समय के व्यक्ति को ये पता नहीं है कि लोक प्रशासन ये है, ठीक है। अब तो आधुनिक मानव ने इसकी खोज की, एनालिसिस किया, ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, तब पता चला कि कैसे क्या था। उस समय के मनुष्य को क्या पता कि हम प्रशासन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ और प्रारंभिक जीवन में इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, ये जो झगड़े सुलझाता था, अपराध रोकता था, शांति स्थापित करता था, इसके लिए क्या हुआ, प्रशासन की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय के मनुष्य को नहीं पता था कि ये प्रशासन है, ठीक है। किंतु आधुनिक काल में प्रशासन का उद्देश्य पूर्ण रूप से बदल गया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पूर्ण रूप से बदल गया, कार्य एवं प्रकार में वृद्धि हुई, क्योंकि समाज बहुत प्रगति कर गया और आधुनिक राष्ट्र राज्य आ गए। और आप जानते हैं कि भाई एंशंट टाइम में जब आदिम समाज था तो मनुष्य बहुत छोटा कबीला था, कबीलारी राज्य था। लेकिन आज तो नेशन स्टेट की बात की जाती है, बहुत बड़ा भूखंड है। अब इसके लिए कैसे हम न्याय व्यवस्था को बनाएं, अपने जो है लोगों में व्यवस्था को कायम रखें और अपने राज्य को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए प्रशासन का कार्यक्षेत्र बढ़ गया। और इस प्रकार लोक प्रशासन को जिन कार्यों को संपादित करना पड़ता है उसमें वृद्धि हुई है और निरंतर होती भी रहेगी। इसका मतलब आप ये कहें कि लोक प्रशासन कभी बंद हो सकता है, तो नहीं। ये जब तक मानव समाज चलेगा, मानव समुदाय चलेगा, तब तक ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका काम ही है लोगों में व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों की सेवा करना, यही तो काम है इसका। तो ये हमेशा रहेगा। और आप जानते हैं कि पूर्व हो या पश्चिम, दक्षिण हो, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों कोनों में आप कहीं ना कहीं प्रशासन को देखेंगे और पूरे राज्य में ही आपको प्रशासन का जाल मिलेगा। इसलिए आजकल के राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कह देते हैं। ये तो प्रशासकीय राज्य हैं और प्रशासन को राज्य के बाहें बोल दिया जाता है। भाई हमारी बाह या फिर हाथ जो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, उसको किसी भी प्रकार से असुरक्षा से बचाते हैं,
हमारे हाथ बचाते हैं, उसी प्रकार प्रशासन भी राज्य को बचाता है, उसको क्लीन करता है, उसमें न्याय व्यवस्था को बनाता है। तो प्रशासन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब लोक प्रशासन का कार्य अब क्या हुआ, पहले तो वो अपराध रोकता था, शांति स्थापित करता था, झगड़े रोकता था, लेकिन अब लोक प्रशासन का कार्य तो ये है ही कि वो झगड़े रोके और अपराध को रोके, लेकिन साथ में अब क्या हो गया, शिक्षा देना भी है। भाई वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी जो है राज्य देते हैं। और क्योंकि राज्य एक अमूर्त धारणा है, सरकार उसका मूर्त रूप है, और सरकार जो योजना बनाती है उसको लागू करने का काम प्रशासन ही करता है। सरकार थोड़ी आती है लागू करने, प्रशासन के माध्यम से होता है। तो शिक्षा देने का काम कौन कर रहा है, प्रशासन। स्वास्थ्य प्रशासन, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा में देश के बाहर भी आंतरिक भी सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर है। इस प्रकार प्रशासन का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम थोड़ा शासन और प्रशासन में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि शासन कानून को बनाता है और प्रशासन उसको लागू करता है। तो शासन क्या है, शासन को अभी हम गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि शासन को संकीर्ण अर्थों में हम गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। जब व्यापक अर्थ होता है तो ये गवर्नेंस हो जाता है, और गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बड़ा अंतर है। ठीक है, बड़ा अंतर है, क्योंकि गवर्नमेंट में सरकार के 3 अंग खाली आते हैं, जबकि गवर्नेंस में बहुत ब्रॉड एरिया आता है, पूरी सोसाइटी आ जाती है, सिविल सोसाइटी आ जाती है, एनजीओ वगैरह आ जाते हैं। तो थोड़ा अंतर इसमें है। ठीक है। तो शासन क्या है, वह संस्था यानी कि एक इंस्टीट्यूशन कैसी, भाई इसमें 3 अंग होते हैं, इनसे बना हुआ जो संगठन होता है वो इंस्टीट्यूशन है। तो वह इंस्टीट्यूशन जो किसी राज्य के अंतर्गत, भाई ये राज्य है, इसके अंतर्गत, ठीक है, राज्य के अंतर्गत लोगों के लिए, जो राज्य के अंतर्गत लोग रहते हैं इनके लिए कानून बनाए या नीति बनाए, उसे लागू करे तथा उसके उल्लंघन पर दंड दे, या उस कानून की व्याख्या करे जिसको उसने बनाया था, अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ तो ये शासन होता है। और शासन के, अब क्योंकि जो कानून बनाएगा वो विधायिका होगा, समझ रहे हैं, जैसे संसद है ये विधायिका होगा, जो लागू करेगा वो कार्यपालिका होगा। और कार्यपालिका में 2 प्रकार हैं, आप जानते हैं कि एक राजनैतिक और एक अस्थाई। राजनैतिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से जो चुनाव के माध्यम से जाते हैं नेता वगैरह, वो आते हैं। और जो परमानेंट होते हैं, अस्थाई जिन्हें हम कहते हैं, वो तो सिविल सर्वेंट होते हैं जो परीक्षा पास करके जाते हैं। तो ये कार्यपालिका हुआ। और तीसरा है जो दंड देगा या फिर उसकी व्याख्या करेगा, वह न्यायपालिका होगा। इस प्रकार शासन के 3 अंग हुए। ठीक है। प्रशासन का काम क्या है, भाई प्रशासन सरकार के द्वारा बनाए गए नीति या कानून को लागू करने का काम कौन करता है, प्रशासन करता है। भाई जितने भी पॉलिसीज़ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, उसको लागू करने का काम कौन करता है, प्रशासन करता है। सरकार तो नहीं आती आपके पास, प्रशासनिक अधिकारी ही आते हैं। ठीक है। शासन के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। ठीक है। शासन और प्रशासन में हम थोड़ा अंतर इस तरह भी किए हैं, आप देख लीजिए। शासन क्या है, किसी राज्य के गठन को किसी सरकार के गठन को उस राज्य का शासन कहा जाता है। मतलब कोई राज्य है और उसके अंतर्गत कोई सरकार गठित है, समझ रहे हैं, तो वह शासन हुआ। और सरकार द्वारा किए गए निर्णय को लागू करना प्रशासन का कार्य है, मतलब कि कार्य है। ठीक है। शासन किसी व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा चलाया जाता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन प्रशासन कई संस्थाओं का गठन होता है। भाई एक आप देखेंगे, एक राजस्व प्रशासन है, एक पुलिस प्रशासन है, एक विकास प्रशासन है, एक स्वास्थ्य प्रशासन है। तो कई सारे प्रशासन आपको देखने को मिलते हैं। अब राजस्व में कई सारे अधिकारी आएंगे, इसमें भी तो कई सारे होते हैं। इसको अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है। लोकतंत्र में शासन के व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा होता है। ध्यान से देखिए, लोकतंत्र में, जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ क्या होता है, कोई व्यक्ति तानाशाह होगा या राजा होगा जिसका चुनाव जनता नहीं करती। वो या तो किसी
वंशानुगत तरीके से आया होगा, या लोगों पर शक्ति का प्रयोग करके उन पर शासन किया होगा, ये हो सकता है। तो लोकतंत्र में शासन के व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, और इसमें प्रशासन में क्या है, शासन के लिए चुने गए व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करने का काम प्रशासन करता है, ये प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई इन्हें अगर लोग चुनते हैं तो इन्हें कौन चुनता है, ये परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। आप इसे ना समझे, ठीक है। शासन नीति का निर्धारण करती है और प्रशासन उस नीति का अनुकरण करता है। ठीक है, शासन नीति का निर्माण करेगी और प्रशासन उस नीति का अनुकरण करेगा, उसे लागू करेगा। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। जो लोकतंत्र में गवर्नमेंट होती है वो जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि प्रशासन शासन के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रशासन जनता के प्रति नहीं होता, क्योंकि उसे क्या करना, वो तो परीक्षा पास करके गया है भाई, उसे जनता से क्या लेना देना। इन्हें जो नेता है भाई, इन्हें तो वोट लेना है, तो रिस्पॉन्सिबल इस बैलेंस से बनाया गया है ये शासन और प्रशासन। ठीक है, शासन एक व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के विषय में, चाहे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, ध्यान से देखिए, एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें सार्वजनिक हो या नागरिक या व्यक्तिगत, नागरिक हो या सैनिक, बड़े हों या छोटे, सभी संबंध लागू होता है। तो प्रशासन बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, इसमें छोटा बड़ा निजी सार्वजनिक सभी मामले आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो खाली लोग जो लोगों से संबंधित होगा, जो सरकार से संबंधित होगा, वही कार्य उसमें आएगा। ठीक है, फिफ्नर ने परिभाषा दी है किसकी, प्रशासन की। ये कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो फिफ्नर क्या कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, हमने कोई उद्देश्य बनाया है कि हमें उसे प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के लिए मानवीय यानी कि मानव एवं भौतिक साधनों के संगठन और संचालन ही प्रशासन है। भाई हम कोई उद्देश्य बनाए, तो हमने कोई उद्देश्य बनाया, उसके लिए हम मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन करेंगे। भाई हमें अगर हिमालय पर चढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हम अकेले तो जाएंगे नहीं, समझ रहे हैं, हम अकेले तो जाएंगे नहीं, हम कई लोग होंगे, और कई लोग होंगे तो अब इस पे चढ़ने के लिए हमें कई सारी सामग्री तो चाहिए भौतिक, नहीं तो कैसे चढ़ पाएंगे। तो कई सारे भौतिक साधन चाहिए, और हमारे जो समूह होगा, हमारा जो ग्रुप होगा, उसका और इस भौतिक साधनों का संगठन और संचालन, भाई कोई होगा जो गाइड करेगा कि भाई ऐसे ऐसे चलना है और फिर ऐसे ऐसे चढ़ना है, और इन इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो कोई होगा जो संचालन करेगा, तो वही क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम बताएं, यही तो प्रशासन है, यही प्रशासन है। ठीक है, अब इसमें जो संगठन है, जो संचालन है, तो ये संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और संचालन का मतलब यहाँ प्रबंधन से है। तो अब संगठन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, अभी हम समझेंगे। ठीक है, एल.डी. वाइट कहते हैं कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए बहुत ही काम नहीं, यहाँ कम होगा तो किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए बहुत ही कम मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। ठीक है, लूथर गुलिक की परिभाषा है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को पूरा करवाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कराने से है। भाई प्रशासन संबंध किसके मतलब कि प्रशासन का संबंध किससे है, कार्यों को पूरा करवाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कराने से है। ठीक है, अब ये निर्धारण कैसे होगा, पूर्ति कैसी होगी, तो इसके लिए कई सारे लोग होंगे, कई सारे फिजिकल जो
प्रोडक्ट्स होंगे भाई, भौतिक सामान होंगे, तभी तो हम कर पाएंगे उसके माध्यम से। अब साइमन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। ऐसी बात साइमन कहते हैं। तो खैर और सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन क्योंकि हमारा यह एक ओवरव्यू क्लास है, इसमें हम पूरा प्रशासन का ओवरव्यू भी देखेंगे, इसलिए बहुत ही हम समराइज तरीके से, बहुत विस्तृत में, डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। प्रशासन के प्रकार देखें। प्रशासन दो प्रकार के हैं, एक निजी और एक पब्लिक। एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब जब हम निजी प्रशासन की बात करते हैं तो ये किसी व्यक्ति का निजी होगा भाई, आपका पर्सनल होगा। आप अपने रूम को कैसे सजाते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, ये आपका पर्सनल मामला है, इसमें कोई दूसरा इंटरफेस नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है पब्लिक, जिसमें पब्लिक का मतलब सरकार से हो जाता है। फिर यहाँ पब्लिक का मतलब कई सारे लोग होंगे, पब्लिक का मतलब कई सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति तो नहीं होता। जब हम पब्लिक की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, तो कई सारे व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। इनका प्रबंधन करेंगे, इनके लिए हम योजनाएं बनाएंगे, इनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो हमारा लोक प्रशासन होगा। इसको हम थोड़ा देखते हैं। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अमेरिका में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो अमेरिका में वुडरो विल्सन जो है, उनको लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। वहीं जो है लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में याद रखिए, क्योंकि लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट भी है। ये तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन लोक प्रशासन एक विषय भी है, ये बात आप समझिए। और लोक प्रशासन को अलग से, आप अगर पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अलग से ऑप्शनल मिलता है, आप वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन को लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका जो एक विषय के रूप में इसका अध्ययन होने लगा, क्योंकि लोग भाई, प्रशासन तो एंशंट टाइम से ही था, जब कबीलाई समाज था तभी से था, लेकिन आधुनिक काल में अमेरिका में ही इसका सर्वप्रथम अध्ययन होने लगा 17वीं शताब्दी से। लेकिन व्यवहार में यह सदैव रहा किसी न किसी रूप में, तो ये तो रहा ही। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है। यह दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है, यानी कि लोक प्रशासन लोक और प्रशासन से मिलकर बना है, जिसमें लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक या पब्लिक, यानी कि लोक या पब्लिक शब्द का प्रयोग सरकारी संस्था या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों को परिलक्षित करता है। इसे जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहते हैं। लोक प्रशासन को हम जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहते हैं। ठीक है। प्रशासन व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो सकता है। हम क्या पता है, प्रशासन मतलब प्रबंध करना। तो जब हम खाली केवल केवल शब्द याद रखें, जब हम केवल प्रशासन शब्द का प्रयोग करें तो उसमें निजी प्रशासन और लोक प्रशासन भी शामिल होगा। और निजी में किसी भी कोई संस्था हुई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सब में प्रशासन है। आप में खुद ही कुछ प्रशासन है भाई, आप अपने आप को व्यवस्थित करते हो तो प्रशासन ही तो है। तो जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो बहुत व्यापक होता है। तो प्रशासन व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लोक है, और लोक का मतलब सरकार है, और सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, वो पूरे मानव समुदाय के लिए कार्य करती है, अपने राज्य के लिए कार्य करती है। इसलिए यह कभी भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत नहीं हो सकता। ठीक है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ठीक है। अब देखिए, हम बहुत विस्तृत तरीके से इसको नहीं देखेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका अलग अलग हम वीडियोस आपको देंगे। क्योंकि अगर हम सबका डिस्क्रिप्शन इसी तरह देखने लगे डीप में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो इसके जो अन्य हैं, जैसे परिभाषा, प्रकृति है, क्षेत्र है ना, हम क्षेत्र देखेंगे, पोस्ट कार्ड वगैरह जो लूथर गुलिक का है ना, ये सब हम देखेंगे। जो महत्व है इसका वो भी देखेंगे हम। और विकास कैसे हुआ लोक प्रशासन का, भाई जो अमेरिका में सर्वप्रथम इसका प्रारंभ हुआ
तो कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इसको भी देखेंगे, और जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एनपीए है इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं, हम जब अपना सेपरेट इस पर होगी हमारी क्लासेस तब हम देखेंगे। ठीक है, अब हम प्रशासन के अंतर्गत जो संगठन होता है, प्रबंध होता है, उसको भी तो देखें। विलियम सुल्ज ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि प्रशासन वह शक्ति है, प्रशासन एक पावर है, शक्ति है, जो संगठन एवं प्रबंध द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। भाई प्रशासन एक शक्ति है, किसके द्वारा करती है, किसके माध्यम से, तो संगठन एवं प्रबंध द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। भाई आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें आज टूर पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करेंगे, अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं तो 2 4 6 लोग जाएंगे ही। तो आप अब 2 4 6 लोग हुए तो एक समूह बन गया, और समूह को संगठित आप करेंगे, उसमें कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेंगे, कोई ऐसा होगा जो सारी व्यवस्था को बताएगा क्या कैसा करना है। ठीक है, तो प्रशासन वह शक्ति है जो संगठन एवं प्रबंध द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। प्रशासन ऐसे व्यापक नीतियां भी तय करता है, प्रशासन ऐसे व्यापक नीतियां भी तय करता है जिसके अंतर्गत संगठन और प्रबंध काम करते हैं। ठीक है, कोई भी संगठन, संगठन का मतलब एक समूह है, और समूह को जब हम व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो संगठन बन जाता है। और समूह क्या है, कई सारे लोगों का मेल, यही तो समूह है। ठीक है, तो संगठन आवश्यक मनुष्यों, सामग्रियों, मनुष्यों मनुष्यों मतलब कई सारे लोग हैं, और प्रोडक्ट कई सारे सामग्री हैं भाई, कोई मैटर है, समझ सकते हैं आप। औजार, यंत्रों और कार्यक्षेत्र का ऐसा मिश्रण है जो किसी वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया हो। ठीक है, तो अब कैसे हम इसको समझे, जैसे एक जो है कोई डायरेक्टर है जो कहीं मूवी बनाने जा रहा है, इसको इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो अब जब वो मूवी बनाने जाते हैं तो वो पहले एक कार्यक्षेत्र देखते हैं। भाई हम मूवी को मतलब कि फिल्म की शूटिंग कहाँ करेंगे, कोई कार्यक्षेत्र तो होगा हमारा, कोई ऐसा अच्छी वो सीन होगी जहाँ हम जाकर जो है उसका शूटिंग करेंगे, तो उसको हम निर्धारित कर लेते हैं। फिर अब क्योंकि हम वहाँ जाना है तो जो हमारे नायक नायिका होंगे, जो उसमें और फिल्म में जो लोग काम करने वाले होंगे उनको लेंगे, उनका संगठन होगा, कई सारी सामग्रियां भी लगेंगी, बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं, औजार लगते हैं, यंत्र लगते हैं यार, कई सारी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं वो, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो इन सबको वो लेकर जाते हैं उस पर। और क्योंकि इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है जो किसी वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया जाता है, तो लक्ष्य क्या होता है, मूवी को बनाना। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है, मूवी को बनाना। तो ये नायक नायिका, उनमें जो एक्टर्स होते हैं वो सब, कई सारी सामग्रियाँ, और जहाँ हम शूटिंग करेंगे, ये सब ऐसा मिश्रण होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संगठन कहेंगे। ठीक है, इसे हम संगठन कहेंगे। और प्रबंध क्या होता है, प्रबंध नेतृत्व करता है, प्रबंध जो होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो नेतृत्व करता है। और क्योंकि नेतृत्व करने वाला कौन होगा, प्रबंधक होगा, मार्गनिर्देशन करता है, जो डायरेक्टर होंगे वो बताएंगे कैसे क्या करना है भाई, वही तो बताएंगे, तो वो प्रबंधक हुए। और एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक संगठन को निर्देशित करता है। पूर्व निर्धारित मतलब हमने एक मूवी का स्क्रिप्ट लिख लिया है, हमने निर्धारित कर लिया कि बनाना है, अब उसके लिए हम जो हमारे संगठन में मनुष्य हैं, ये सारे सामान हैं, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो भी नायक नायिका या फिर एक्टर्स हैं उनको हम निर्देश देंगे, उनको हम मार्गदर्शन एक करेंगे, तो हमारा ये संगठन और प्रबंध निकल के आता है। इस प्रकार प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, अगर इन सबको हम मिला दें तो ये प्रशासन हो जाएगा। और कौन प्रशासन होगा, प्राइवेट वाला होगा, क्योंकि इसमें भाई वो एक विशेष प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें सरकार तो है ही नहीं। आप एक एक एंगल से बोल सकते हैं कि हाँ ये लोग प्रशासन का कार्य हो जाता है, क्योंकि ये जो फिल्म के लोग हैं ये भी तो सेवा दे रहे हैं, तो लोग प्रशासन ही है। ठीक है, तो अब क्योंकि
जो प्रशासन है एक व्यापक अवधारणा है और जो संगठन और प्रबंध दोनों को समेट लेती है। ठीक है, दोनों को समेट लेती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो अब आगे और हम लिखे हैं। देखिए संगठन क्या होता है। प्रशासन एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का एक समूह या सरकार सहकारी प्रयास है। सहकारी, ठीक है। कोऑपरेटिव एक हमारा प्रयास है। हम कोई उद्देश्य बनाए हैं, उसको उसकी पूर्ति के लिए हम कई सारे लोग हैं, हमारा समूह है और सब लोग मिलजुल कर हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है कि जो हमारा वांछित उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए समूह संगठित हो। भाई समूह में अगर हम संगठन नहीं बनाएंगे कि संगठन का मतलब क्या है भाई, समूह है उसमें कुछ लोगों को कुछ कार्य दे देना, कुछ लोगों को उससे अलग कार्य दे देना, यही तो संगठन है। तो उस समूह को हम संगठित करेंगे, उनके उत्तरदायित्व तो बांट देंगे, उनके कार्य हम बांट देंगे, इसे तो हम संगठन कहेंगे। संगठन का मतलब एक संरचना है भाई, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें हम सबको बांट देंगे, आपको ये करना है, आपको ये करना है। उस समूह को अगर हम नहीं बांटेंगे तो फिर वो तो भेड़ी चाल हो जाएगा। फिर भाई भेड़ियों में कहाँ संगठन होता है, वो तो उसमें कोई कार्य उत्तरदायित्व तो नहीं बटा होता। समझ रहे हैं। इसलिए हम समूह, हम क्योंकि हम मानव हैं भाई, विवेकशील हैं, तो हम अपने समूह को हम संगठित करेंगे। तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उद्देश्य पूर्ति करनी है, कोई भी उद्देश्य होगा आपका। दूसरे शब्दों में संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है, एक बहुत ही कंपलसरी एलिमेंट्स है, जो निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों, सामग्रियों, औजारों, यंत्रों, कार्यक्षेत्र का मिश्रण होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 2 बार रिपीट हुआ है कि इन सब सामग्रियों का अगर हम एक मिश्रण कर दें तो हमारा एक संगठन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता। कोई भी प्रशासन उसमें ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगा भाई। ऑर्गेनाइजेशन के बिना आप ये सोचें प्रशासन हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, डिमॉक ने कहा कि संगठन वह बुनियादी औजार है। संगठन एक औजार है जिसके जरिए प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू हालत में रखा जाता है। भाई अगर संगठन ना हो तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, कैसे चलेगी। समझ रहे हैं। तो संगठन एक बुनियादी औजार है। ठीक है, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टू ऑर्गेनाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तैयार करना अथवा चालू अवस्था में रखना। तो किसी भी वो प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू रखने का काम करता है कौन, संगठन। तो वही डिमॉक भी कहते हैं कि भाई इस प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू रखने का काम ये बुनियादी जो औजार है, संगठन है, वही तो करता है। तो डिक्शनरी की परिभाषा आप इसमें फिट करके देख सकते हैं। ठीक है, जेडी मूने, इनकी परिभाषा है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ, एक हम यूनियन बना लेंगे और हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। भाई हम कोई भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, जो स्टूडेंट हो गए वो कोई संगठन बना लेंगे और कहेंगे ये तो खिलाफ, ये तो हमारे समाज या फिर हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, समाज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ये लोग इस पर प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देंगे। उद्देश्य होगा इस कानून को फिर से संशोधित कराना या फिर एक प्रकार से हटवाना। तो ये उद्देश्य हमारा हुआ तो हम एक संघ बना लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एल.डी. वाइट कहते हैं कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन ही संगठन है। हम अभी संगठन पढ़ रहे हैं और संगठन प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। भाई प्रशासन है, प्रशासन के अंदर ही हमारा संगठन आता है और संगठन को नेतृत्व करने वाला जो होता है वो प्रबंध होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रशासन के अंदर ही घुसे हुए हैं और हम संगठन को समझ रहे हैं। ठीक है,
संगठन के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ हम थोड़ा समझें क्या होता है, परिभाषा भी देख चुके हैं। इसके तत्व क्या हैं, इसके तत्व भी होते हैं, उद्देश्य क्या होता है संगठन बनाने का, प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है और महत्व क्या है, इसको हम समझेंगे जब हम संगठन का अलग हमारे क्लास होगी तब, ठीक है। क्योंकि हम एक बेस का काम कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी आपको नया कुछ ना लगे, है ना। आगे चल के संगठन का महत्व क्या है ये भी देखेंगे, प्रकार कितने हैं संगठन को, औपचारिक अनौपचारिक ये सब हम देखेंगे। और आधार यानी कि संगठन किन किन आधारों पे बनाया जाता है, तो लूथर गुलिक की जो 4 Ps का कॉन्सेप्ट है इसको भी देखेंगे, है ना। प्रोसेस, पर्सन, प्लेस ये सब करके देते हैं जो, तो इसको हम देखेंगे। सिद्धांत है इसमें जो मतलब कि संगठन का सिद्धांत है, तो वो है पद सोपान, हेरियार्की। हेरियार्की मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक किसी भी संगठन को बांट देना, उनके कार्यों को बांट देना, यानी कि उच्चतर द्वारा निम्नस्थ को कोई आदेश निर्देश देना ही हायरार्की है। इसको हम समझेंगे आगे। और हायरार्की के बेस पर ही तो हमारा प्रशासन चल रहा है अभी। भाई कोई डीएम है, उसके नीचे एसडीएम होता है, फिर तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, पटवारी होता है, तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्टेट में भी होता है भाई। भाई राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, जो मुख्य सचिव है, मंडलायुक्त है, हमारे जिलाधीश है, जो उप संभागीय अधिकारी है हमारे, फिर जो है हमारे तहसीलदार है, ठीक है। इस तरह करके हमारे बनता है। तहसीलदार के बाद जो होते हैं हमारे सर्किल इंस्पेक्टर या परगना अधिकारी, कानूनगो वगैरह होते हैं, फिर पटवारी, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि एक हायरार्की बनती है। तो इसी को तो हम समझेंगे पद सोपान में, ठीक है। जब हम सिद्धांत समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया कैसे चल रही है, ठीक है। नियंत्रण का विस्तार या दायरा, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड, और ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे क्योंकि ये हायरार्की के अंतर्गत ही है भाई। ये बना है हायरार्की। अब आदेश की एकता, कोई आदेश देगा इधर ये वाला आदेश नहीं देगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके प्रति ऐसे बनती चली जाएगी, तो इसको हम देखेंगे। केंद्रीकरण वर्सेस विकेंद्रीकरण, तो जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाना, और विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का विभाजन। भाई यहाँ शक्ति है, हम इधर 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 सगल शक्ति बांट देंगे। तो हमारे यहाँ जो विकेंद्रीकरण ही तो है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है, फिर लोकल सेल्फ है, तो ये विकेंद्रीकरण ही तो है, ठीक है। इसको समझेंगे। फिर समन्वय, कोऑर्डिनेशन देखेंगे, प्रत्यायोजन और पर्यवेक्षण, ये सब हम देखेंगे। अब हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि जो संगठन का संरचना होता है कैसे होता है। भाई संगठन जो बनाया जाता है तो वो पहले विभाग होता है, विभाग के बाद उसमें विभागों के बाद मतलब कि हम लोक निगम बना देते हैं, विभागों में ही कई सारे लोक निगम हो जाते हैं, फिर बोर्ड और आयोग हम बना देते हैं, फिर स्वतंत्र नियामकीय आयोग कुछ बना देते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन के लिए कुछ हम उसमें बना देते हैं, मुख्य कार्यपालिका, स्टाफ मतलब लाइन और स्टाफ बना देते हैं। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब हम प्रबंध को समझ लेते हैं। संगठन प्रशासन का ढांचा या उपकरण है, जबकि प्रबंध उसका संचालन है। जो व्यक्ति इस या फिर इन कार्यों को संचालित या संपन्न करता है उसको हम प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। भाई संगठन बन गया और एक ढांचा है, क्योंकि वो प्रशासन का ढांचा है, उस संगठन का संचालन करना ही क्या है, प्रबंध है। और जो ये करता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। भाई कोई स्कूल है, भाई कोई छोटी मोटी स्कूल है, मान लो ये कॉलेज है, तो अब क्योंकि जो बिल्डिंग बनी है उसके अंतर्गत ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत अब ये देखा जाए कि भाई जो हमारे वो होंगे, शिक्षक होंगे, कैसे होंगे, इनका सिस्टम कैसा होगा, जो कर्मचारी होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे डीन होंगे, और इन सब से ऊपर जो हमारे वाइस चांसलर साहब होंगे, वीसी साहब होंगे, तो इन सब का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। भाई स्ट्रक्चर ये बना, जो वीसी होंगे यही तो निर्देश देंगे, संचालित करेंगे, या फिर कोई प्रबंधक है स्कूल का वो करेगा, ठीक है।
तो ये हमारा मैनेजमेंट हुआ। हेनरी फेयोल इसकी परिभाषा देते हैं कि प्रबंधन करने का तात्पर्य पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना। भाई प्रबंधन कैसे करोगे आप? भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, उसका प्रबंधन अगर करेंगे तो आप ये देखेंगे भाई हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कौन कौन सी योजनाएं बनाएं। यही तो है। हम कुछ अनुमान लगाएं कि ये योजना से ऐसा हो सकता है, इससे ये हो सकता है, उससे ये हो सकता है। अब योजना बना लेंगे तो हम फिर जो हमारे कर्मचारी होंगे, जो लोग होंगे, उनको निर्देशित देंगे। भाई निर्देशित करेंगे, उसको निर्देश देंगे और उनमें हम समन्वय भी बनाएंगे कि वो एक दूसरे से किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस ना हो पाए। उन पर हम नियंत्रण भी रखेंगे जिससे हमारा लक्ष्य आराम से मिल जाए। तो यही तो है प्रबंधन। ठीक है, तो जो योजना बनाएगा, संगठन करना होगा या फिर निर्देशित देगा, नियंत्रण करेगा, वही जो है प्रबंधक होगा। इसी को हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो अर्थ है, परिभाषा, प्रकृति, कार्य, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधक का जो वैज्ञानिक प्रबंध है फ्रेडरिक टेलर का है, ये पिता माने जाते हैं इसके, तो इसको भी पढ़ेंगे हम, इनको भी पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवहार देखेंगे तो इसमें लीडरशिप को देखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, निर्णय करना, डिसीजन कैसे करेगा कोई। क्योंकि अब देखिए ये जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रबंधन के, तो इसमें जो निर्णय करेगा वो जो प्रबंधक होगा वो करेगा। कम्युनिकेशन कैसे होगा संगठन में, वो होगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। भाई अगर जो कर्मचारी काम करते उसमें निराशा अगर आती है तो जो प्रबंधक होगा, जो प्रबंधन करने वाला होगा, वो किस प्रकार की मोटिवेशन इनको दे कि ये कार्य करने लगे, ये भी तो इसमें हम देखेंगे। मनोबल एवं नैतिकता भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कार्य इसमें देखेंगे। प्रशासन के सिद्धांत हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम प्रशासन देखे और प्रशासन के अंतर्गत ही संगठन होता है और संगठन को संचालित करने के लिए प्रबंध होता है। इन दोनों को हम देख रहे थे। अब हम प्रशासन जो देखे थे उन प्रशासन का सिद्धांत हम देख रहे हैं। तो प्रशासन के सिद्धांत एक परंपरावादी है जिसमें हम देखते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध जो टेलर वाला है, और नौकरशाही। ठीक है, इसको देखते हैं। नवशास्त्रीय में मानव संबंध सिद्धांत देखते हैं। आधुनिक सिद्धांत में हम व्यवहारवादी सिद्धांत देखते हैं, व्यवस्था सिद्धांत देखते हैं और पारिस्थितिकी जो सिद्धांत हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रशासनिक सिद्धांत हुआ। अब प्रशासन कई जगह होते हैं। भाई आप जानते हैं कि भाई जो ये कर्मचारी है, डीएम, एसडीएम, ये सब कर्मचारी ही तो हैं। इनका भी तो एक प्रशासन है, इनको भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। तो इनका प्रशासन कैसे होगा? उसको हम सेवी वर्ग प्रशासन या कार्मिक प्रशासन में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सेवी वर्ग प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास क्या है, अधिकार तंत्र तथा लोक सेवा क्या है, भारत में लोक सेवा की स्थिति क्या है, जो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है, उनकी भर्ती कैसी होती है, ये भी देखेंगे। और भर्ती के बाद प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, शिक्षण कैसे होता है, ट्रेनिंग वगैरह ये सब देखेंगे। और उनका पदोन्नति कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। उनके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। पद वर्गीकरण जो होता है कि भाई ये ऊपर का पद, नीचे ऐसे ऐसे, तो इसका हम एक देखेंगे कि कैसे किया जाता है। स्वामी और कर्मचारी संबंध, भाई कोई ये स्वामी है, ये नीचे कर्मचारी, इसका रिलेशन कैसा है, इसको भी हम देखेंगे इसमें। और प्रशासन में सच्चरित्रता देखेंगे। ये जीएस पेपर 4 में स्पष्टता है, बहुत ही हाईलाइटेड शब्द लिखा गया है, आप देखेंगे तो। अब क्योंकि भाई जहाँ प्रशासन होगा, जहाँ संगठन होगा, वहाँ लोग, अब लोगों का स्वभाव तो स्वार्थी टाइप होते हैं, आप जानते हैं। वहाँ वो भ्रष्टाचार करने ही लगते हैं, तो इसलिए प्रशासन में सच्चरित्रता की बात की जाती है। अनुशासन, डिसिप्लिन की बात की जाती है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रशासन में कई सारी चीज़ें आने लगती हैं, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कई सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो इसके लिए प्रशासनिक सुधार देखते हैं। तो इसमें O&M या फिर संगठन अथवा पद्धतियाँ, या इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के अन्य उपकरण, इसको भी देखेंगे। कार्य क्षमता की सहायक तत्व, लोक सेवाओं को श्रेष्ठ प्रेरणा। ठीक है, वित्तीय प्रशासन, तो वित्तीय प्रशासन में हम वित्तीय प्रशासन तथा बजट को देखेंगे। बजट संबंधी प्रक्रिया क्या है, निष्पादन बजट क्या है, भारत में वित्त पर संसदीय नियंत्रण, तो इसमें कई सारी समितियों को भी हम देखेंगे। लेखांकन एवं लेखा परीक्षक, ये भी देखेंगे। तो इसमें हम जो हमारे CAG साहब हैं,
नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो भारत के हैं उनको भी देख लेंगे। मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियाँ, ये भी इसमें देखेंगे। प्रशासनिक कानून तथा अधिनिर्णय, तो प्रशासनिक कानून जो है, अधिनिर्णय इसको देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भाई प्रशासनिक कानून क्या है, प्रदत्त विधि निर्माण क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, क्योंकि प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए कुछ कानून भी बनाए जाते हैं, इस तरह के कार्य इसमें आते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है जो, उसको हम देखेंगे। अकाउंटेबिलिटी सही शब्द है। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे पहले। विधायी नियंत्रण क्या है, न्यायिक नियंत्रण क्या है, नागरिक और प्रशासन में क्या रिलेशन है, कैसा क्या, इसको देखेंगे। नागरिक समाज की भूमिका क्या है, जो सिविल सोसाइटी है उसकी क्या भूमिका है हमारे प्रशासन में, ये भी देखेंगे। जन भागीदारी देखेंगे, ठीक है। प्रशासन में सच्चरित्रता तथा भ्रष्टाचार को भी देखेंगे। तो भ्रष्टाचार के लिए ही कई सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। जन शिकायत निवारण तंत्र होगा, इसमें लोकपाल लोकायुक्त देखेंगे हम लोग, ठीक है। सूचना का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2005 का बना यह कानून, किसी भी भारत के नागरिक को वो अधिकार मिला है कि वो किसी भी जो है कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जनतंत्र में जनता का शासन है। जो जितने भी पैसे वगैरह है जनता टैक्स देती है, तो उसका अधिकार तो बनता है कि वो जाने क्या हो रहा है। इसलिए सूचना का अधिकार आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, ठीक है। भारत में नागरिक अधिकार पत्र जो सिटीजन चार्टर होता है उसको भी देखेंगे। भारत में केंद्रीय प्रशासन, अब थोड़ा हम जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो जैसे ब्रिटिश विरासत में हमें कुछ मिला था भाई, जो भारत शासन अधिनियम आए तो उसमें कुछ चीज़ें हम लिए हैं, उसको भी देखेंगे। अब इसको देखेंगे तो कुछ हमारा संवैधानिक डेवलपमेंट वाला भी पोर्शन कवर होगा। संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ जो है वो ये है कि राष्ट्रपति में नहीं थे, जो मंत्रिपरिषद के माध्यम से करवाएगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ऐसी बात कही गई है। तो हम इसमें प्रधानमंत्री को देखेंगे, मंत्रिपरिषद को देखेंगे, केंद्रीय सचिवालय जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसको देखेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, इसको भी देखेंगे, ठीक है। योजना आयोग है, अब इसकी जगह नीति आयोग है, तो दोनों को देख लेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है NDC, उसको भी देखेंगे। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन है, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, और सार्वजनिक उद्यम, ठीक है, इसको देखेंगे। अब राज्य और जिला प्रशासन में क्या देखेंगे भाई, राज्यपाल जो है वो किसी भी राज्य का हेड होता है, और उसके नीचे जो होता है मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए सचिवालय होते हैं, मंत्रिपरिषद उसकी भी होती है। तो मुख्य सचिव जो होता है वो सचिवालय का, राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। और जो राज्य सचिवालय के बाद जो आता है वो संभाग है, और संभाग के बाद जिला, जिला के बाद उप संभाग, फिर तहसील। मतलब कि जो राज्य होता है संभागों में बटा होता है, और संभाग जिलों में, और जिला उप संभाग में, उप संभाग तहसील में, तहसील सर्किल या परगना में, और परगना हमारा ये जो सर्किल है ये ग्राम में डिवाइड होता है। तो इसके अधिकारी भी हैं, जैसे राज्य सचिवालय तो इसका मुख्य सचिव होगा, संभाग के संभागीय आयुक्त हैं, कमिश्नर जो होंगे, कमिश्नरी से बोला जाता है, जिला का जिलाधीश होगा, DM होगा, उप संभाग के जो उप संभागीय अधिकारी होते हैं, तहसीलदार में मतलब कि तहसील में तहसीलदार होंगे, और सर्किल या परगना में जो राजस्व निरीक्षक, कानून गो वगैरह हैं ये सब होंगे, और ग्राम में पटवारी या लेखपाल जो आप समझते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में क्या देखेंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे पंचायती राज्य क्या है, ठीक है, और शहरी स्थानीय स्वशासन क्या है। तो इस तरह हम जो है भारत के तीनों स्तर, जो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका हम प्रशासनिक पहलू बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।
ओके, थैंक यू।